नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 15वां प्रकरण लाज भी रखी। पूनम के बाद की रात थी। भगत जी, हीरा तथा अन्य मित्रों के साथ अंतिम बातें करके कानजी आज आधी रात को झोपड़ी पर आया था। खलिहान में तो कुछ था नहीं, गेहूं की राशि भी आज घर ले गया था, तो फिर घर न सोकर वह झोपड़ी पर किस लिए आया था। लेकिन इसकी तो खुद कानजी को भी खबर नहीं थी। बड़े भाई ने झोपड़ी से गुदड़ियाँ लाकर ओसारे में सो रहने को कहा था, पर उसने मना कर दिया। इसका कारण यही था कि इन 8 महीनों से खेत पर सोने वाले कानजी को घर सोने में कुछ परेशानी सी लगती थी। कभी चारों ओर दूर दूर तक पहाड़ों पर फैली चांदनी देखता, तो कभी अंधेरे में तारों भरा आकाश निरखना, कभी आकाश में घूमती एकाकी बदली की ओर दृष्टि लगाना, तो कभी गर्जना करके सीम को गूंजाने वाले काले काले बादलों के रंग ढंग का आनंद लेना। इसके अलावा टूटते हुए तारे, तो फिर चमकते हुए जुगनू, उल्लू की घू घू, तो सामने वाले पहाड़ में रहने वाले वनराज की दहाड़ें, और इसी प्रकार की कितनी ही विचित्रताओं के साथ आत्मीयता स्थापित कर चुकने वाले कान्जी को घर के आगे नींद कैसे आ सकती थी। गांव में एक तो गाने का मन ही नहीं होता, और यदि होता भी तो कोई गाया थोड़ी ही जाता है। कान्जी को चाहे कवि न कहो, पर उसके हृदय को तो कवि हृदय कहना ही पड़ेगा। और जितना संबंध शरीर के साथ रक्त का होता है, उतना ही संबंध निर्जन वातावरण में स्पंदित प्रकृति के साथ कवि हृदय का होता है। तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। लेकिन आज कांजी को न तो आकाश के शिखर के नीचे खड़ा चंद्रमा बुलाता था, और न चांदनी से हंसते हुए खेत बुलाते थे। महल से भी कहीं अधिक रमणीय लगने वाली झोपड़ी का मोह भी आज उसे न था। आज तो वह इन सबको अंतिम नमस्कार करने आया था, कुछ देर अकेला रहने के लिए। झोपड़ी में आकर कांजी ने साफा उतारकर एक ओर रख दिया, बिछौना दरवाजे तक खिसकाया, और गुदड़ी को झाड़ने के बाद साफे का तकिया लगाकर चिलम भरकर शांति से बैठा। कल तो जाना ही था। नौकरी को दूसरे की ताबेदारी कहकर धिक्कारने वाला कांजी नौकरी करने वाले आदमियों से अक्सर कहता, तुम शहर के रहने वाले आदमी गांव गांव की बातें क्या जानो, यहाँ तो खुले में यह मज़े से घूमना, आज उसे यह मज़े से घूमना छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन उसे इसका इतना दुख न था। इसकी अपेक्षा कई गुना दुख तो जीविका था। यह बेचारी एक मेरे ही हृदय के कारण यहाँ आई थी, और आज मैं ही इसे छोड़कर जा रहा हूँ। इसकी आत्मा क्या कहेगी। ये सोचने के साथ ही उसने चिलम को बगल में रख दिया, मुंह से एक भारी सांस ली, नाक से उसे बाहर निकालता हुआ कहने लगा, किसे खबर थी कि ऐसा होगा। झोपड़ी के अलाव में पड़े कंडों से निकलते धुएं के 2-4 पतले डोरे एक होकर आकाश की ओर चढ़ रहे थे। चंद्रमा भी ऐसा लगता था जैसे अभी वहीं का वहीं खड़ा है, तो अभी बांस बराबर ऊपर जाकर खड़ा हुआ है। रोनी सूरत बनाकर लेटे हुए कांची को जब अपनी दुर्बलता का ध्यान आया, तो वह खड़ा हो गया। बगल में पड़ी चिलम उठाई, तंबाकू भरते भरते मन में कहने लगा, सच बात है, यह सब माया ही है। परंतु इस गीता वाले माया शब्द का अर्थ तो इस प्रदेश में प्रेम होता था। लोकग्राह्य अर्थ का विचार आते ही हंसी की ठनक के साथ कांजी कहने लगा, जो माया लगी है उसी का तो यह परिणाम है। तम्बाकू भी बेहोशी सी में पिया, फिर उसके हृदय में बेचैनी की खलबली मचने लगी, जैसे उसके अंग में भड़कन हो रही हो। ऐसे न तो आड़े लेटना ही अच्छा लगता था, और न उठकर बैठे रहना ही। जब उसे ये लगा कि वह अभी अभी रो पड़ेगा, तो उसने अपने प्यारे चंद्रमा की ओर देखा, परंतु वह भी उसे रोता हुआ सा जान पड़ा। कान्जी ने रोने के बदले गाना शुरू किया, क्यों रोवे रे पागल चंद्रमा, क्यों सीम भरे हैं नैन, धरती माता क्यों डूबी शोक में, तेरो हियो भयो क्यों बेचैन। परंतु इस दोहे के बाद कांजी ने स्वयं अपना विरोध किया, नहीं रोवे रे कोई चंद्रमा, वहाँ सीम में नींद गहराए, धरती माता तो पड़ी भर नींद में, यह तो तेरो हियरो पछाड़े खाए। इसके बाद कांजी कुछ रुका, परंतु तत्काल ही उसका घुटता हुआ हृदय ऐसे बहने लगा जैसे उसे अपने बहाव के लिए सीधा मार्ग मिल गया हो। ऐसे निर्बल हृदय के लिए उसने भगवान की लाख लाख विशेषताओं में भी एक भूल खोज निकाली।
खूब बनायो रे ऊंचो आसमां, दिन दिन को निरालो चांद। घूम तू राख्यो रे गगन दीपक, अपनी धरती को मोही है अभिमान। वामे सजायो खूब आदमी, अपनी कला की कलमी समान। पर क्यों रे दियो कोमल करेजवा, भूल्यो भूल्यो अरे भगवान। सिर हिलाते हुए और हाथ का इशारा करते हुए कांजी ने अंतिम पंक्ति को दूसरी बार दोहराया। भूल्यो भूल्यो अरे भगवान। आज यदि भगवान भी कांजी की लपेट में आ गया होता तो अनेक बार भगत जी के साथ विचार किया गया और उलझन पैदा करने वाला ये सवाल, अरे भगवान, हम तो यूं धूप में मजूरी करने पर भी भूखे मरे और ये बनिया छाया में बैठा रहने पर भी मज़े करे, इसका भी कोई कारण है? तो वह हरगिज ने पूछता। वह तो जो भगवान के दृश्य होने पर पूछता आया था, वही उसकी मौजूदगी में भी पूछता। पैदा कियो तो प्रभु भलो कियो, भलो राख्यो खान अरुपान। पर कहारे पर्यो हो बिना प्रीत के, अरे मूर्ख कच्चे धागे ते बांध दिए प्राण। एक भारी सांस लेकर कांजी बोला, एक जगह प्रेम से अलग रखता है तो दूसरी जगह प्रीत का कठिन पानी चढ़ा चढ़ाकर हृदय को चूड़ी जैसा कर डालता है। और कुछ रुक कर, होगा तेरी गड़बड़ तू ही जाने राम, कहकर हंसा, लेकिन बिल्कुल फीका। वह बड़ी देर तक चंद्रमा की ओर ऐसे देखता रहा जैसे उससे विदा ले रहा हो। बिछोने पर लंबा होकर फिर सोचने लगा, न जाने इस प्रदेश में इसे मैं फिर कब देखूंगा। एकाकी पथ काटने वाला चंद्रमा पश्चिम की बंजर भूमि में पहुंच चुका था। धरती ऐसी शांत थी जैसे वह अंतिम नींद ले रही हो। नींद से चौंक उठने वाले मुर्गे भी अभी तो देर है कहकर फिर शांत हो जाते थे। कान्जी की बंद आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह भी सो गया हो, लेकिन वस्तुतः वह चंद्रावस्था में ही था। कभी उसे रहट दिखाई देता था तो कभी अपने को आम के नीचे बैठा पाता था, परंतु जहाँ जाता था जीवी उसके आगे आगे रहती थी। एकाएक पूर्व दिशा में स्थित गांव से एक चीख सुनाई दी, मार डाला रे, वह जाता, चोर चोर पकड़ना। कांजी बिछोने से उछलकर बैठा हो गया। झोपड़ी में लगी बल्ली को खींचकर जिस ओर से चीख आई थी उसी ओर धूला के घर की ओर चारों ओर कान और आंख रखता हुआ तीतर की चाल से दौड़ा। धूला के घर के पास वाले इमली के नीचे छिपकर मोर्चा संभालता तथा आसपास के बाड़ों में आंखें गड़ाता हुआ खड़ा हो गया। इतने में ही पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। मुखिया और एक दूसरा आदमी हाँफते हुए आ रहे थे। कान्जी पर नज़र पड़ते ही पूछ बैठे, कौन है रे? और कहीं भाग न जाए इसकी सावधानी रखते हुए डरते डरते कान्जी की ओर बढ़ने लगे। यह तो मैं हूँ मुखिया, मैंने कहा कि यहाँ खड़ा हो जाऊँ, यदि कोई आता होगा तो। अच्छा, कहकर मुखिया ने तिरछी नज़र से साथ वाले आदमी की ओर देखा और फिर जैसे किसी विचार में हो ऐसे मोहल्ले की ओर मुड़ते हुए बोला, लेकिन ये चीख किसने मारी? पीछे पीछे चलते हुए कांजी ने कहा, आवाज़ तो ऐसी लगी जैसे रेशमा की हो। धूला के घर में शोरगुल होता सुनकर ही कांजी के पेट में आग लग गई। क्षण भर में कितने ही विचार घूम गए। घर में घुसते ही नानी बुढ़िया से पूछा, ये सब क्या है नानी काकी? देखो तो सही भाई, बड़ी देर तक तो हम दोनों बैठक में बातें करते रहे हैं, इसके बाद पता नहीं कौन आया और उसने किस जन्म का बैर। कान्जी का धीरज चुकने लगा। बीच में ही पूछा, लेकिन इसे बैठक में मारा या यहीं? हाय हाय, बैठक में ही। उसकी खटिया तो देख, खून से सराबोर। कान्जी के गुस्से का ठिकाना न रहा, तो तुम इसे घर में क्यों लाई? कान्जी की इस गुस्सा भरी आवाज़ ने गांव के 2-4 लोगों का ध्यान खींचा। एक ने तो ये भी कहा, अरे भाई, घर में लाने से क्या बिगड़ गया? बैठक में किसी की भली बुरी नज़र पड़ती, इसलिए इसने इसे घर में ले लिया। इसमें इतना ज़्यादा तेज़ क्यों हो रहा है? झक मारने के लिए, और क्या? अब जब काका सरकार पूछे तो जवाब देना। यहाँ लाए तो उसके घर में ही, यह पास था इसलिए जल्दी से यहाँ ले आए। दूसरे ने कहा, और यदि नानी काकी ने मना कर दिया होता तो किवाड़ खुलवाकर बूढ़े के पास ले जाते। और व्यंग्य से पूछा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा है? कान्जी की जीभ पर न जाने क्या क्या आ रहा था, पर यह आदमी अपने रिश्तेदारों में था और कुछ प्रतिष्ठा वाला भी था, इसलिए इतना ही कहा, तो फिर ये सब थानेदार से कह देना। बुढ़िया तो रोने जैसी हो गई। हाँ भाई, मुझे क्या खबर थी कि ऐसा होगा। दुख तो यह है कि धूलिया भी घर पर नहीं है।
और यूं कहती कहती वह मुखिया की खोज में इधर से उधर मारी मारी फिरने लगी। मुखिया थानेदार को खबर करने की व्यवस्था के लिए बाहर गए थे। लौटकर वह कांजी के पास आई। घबराई हुई आवाज़ में बोली, क्यों कान्हा, मरा जो कुछ होना था सो तो हो गया। उसे तो मैं ज़रा राख डालकर ठीक कर लूँगी, लेकिन इसे अब मनारे के घर ले जाओ। जो होना था सो तो हो गया, अब क्या है? कहते हुए कांजी बोला, इसमें कोई बुराई नहीं, ये सब गवाह है न, भले ही यहीं रहने दो। कहकर कांजी नीचे सुलाए हुए रेशमा की ओर चला। रेशमा की नाक से बहते खून को देखकर कांजी बोल उठा, अरे लेकिन तुम सब देख क्या रहे हो? जरा सी रुई लाओ न, जलाकर घाव में भर दो। दो चार आदमी ऐसे ताक रहे थे जैसे वे कांजी के कथन पर विचार करने को उद्यत हों। कुछ कांजी के कथन को ही दोहरा रहे थे। हाँ रे भाई, कोई रुई तो लाओ। लेकिन सच पूछो तो कुछ सूझ ही न पड़ता था। कांजी ने बगल में खड़ी बुढ़िया से कहा, नानी काकी जरा रुई लाओ न। दूसरी ओर मुखिया थाने में खबर करने की व्यवस्था में लगे थे। उससे निपटकर लौट रहे थे कि आंगन में उनके काका के लड़के भीमा ने धोती का छोर खींचा। मुखिया को कुछ शक हुआ। भाई के पीछे चलते चलते कहने लगे, ये चौकीदार कहाँ मर गए? थाने में खबर करने को कहा था, पर अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा तम्बाकू पीने में ही चिपटे होंगे। बाड़े के खलिहान से निकलते हुए भगत जी ने इन दोनों भाइयों को अपने घर के पास खड़ा देखा। कुछ घुसफुस करने का शक होते ही एक बार तो पीछे लौट जाने की सोची। छिपकर सुनने की लालसा भी जगी, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कुछ देखा ही न हो ऐसे नीचे नज़र करके चलते हुए खांसा। मुखिया को जल्दी से कहते हुए सुना, तुम जाओ न भाई, इन दोनों जनों को ही थाने भेज दो। साली ये क्या गजब की बात है भगत जी, इतनी उम्र हो गई पर ऐसा तो कभी नहीं सुना। तुम जरा मरहम पट्टी करो न, मैं उन चौकीदारों को भेजकर आता हूँ। कहकर गांव की ओर जाते हुए बोले, ऐसा गजब तो कभी नहीं देखा। मरहम पट्टी से निर्वृत्त होकर बाहर आने पर भगत जी ने कांजी से कहा, इस घर में जो लिया सो एक प्रकार से ठीक नहीं किया कांजी। भगत जी के घर की ओर जाते जाते कांजी ने भी यही रोना रोया। भारी सांस लेकर कहा, गवाह है इसलिए चिंता तो नहीं है, पर तो भी न जानने वाले के मन में शक तो रह ही जाएगा। थानेदार की राह देखता हुआ गांव अपनी अपनी रुचि की टोली में मिलकर नाना प्रकार के तर्क कर रहा था। भगत जी के ओसारे में भी भीड़ जमी थी। यदि भगत जी, कांजी और हीरा ये तीनों ही होते तो भी अपने तर्क दौड़ाकर देखते। इन सब के देखते हुए एक ओर जाकर घुसपुस करना ठीक न समझकर वे इस समय अपने मस्तिष्कों में ही इधर उधर की अटकलें भिड़ा रहे थे। दिन निकलते ही गांव में घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। थानेदार, दीवान और 2-3 सिपाही को देखते ही गांव वालों की छाती पर सिला सरक गई। औरतें तो कह भी रही थी, जो नाशपीटा आया है वह न जाने कितनों का कचूमर निकालेगा। एक बार एक ही जुर्म करने वाले 4-5 जने तो निकलते ही थे, फिर भले ही बाद में एक और कभी कभी पूरा एक भी न निकलता। खटिया में पड़े रेशमा के बयान लिए गए। रेशमा से पूछे गए भांति भांति के प्रश्नों के उत्तर का सार ये था, मेरा पड़ोसी दूल्हा दूसरे गांव में अपने जजमानों की हजामत करने गया है। उसने मुझसे कहा कि वह रात को वहीं रहेगा। बुढ़िया की नींद का कोई ठिकाना नहीं। कहकर उसने मुझे ताकीद की थी कि मैं उसके छप्पर पर पड़े मक्का के भुट्टों की देखभाल करता रहूं। इसके लिए मैंने अपनी खाट दोनों बैठकों के बीच में बिछाई थी। मैं नींद में था। किसी ने मेरे सिर पर चोट की। चोट किसकी थी ये मुझे पता नहीं। चोट करने वाले को मैं तनिक भी नहीं पहचान सका। लंबा था, शरीर भी गठा हुआ था। क्या क्या पहने था इसका मुझे ठीक पता नहीं, लेकिन सब कपड़े पहने था। इसकी मुझे कुछ कुछ याद है। छप्पर के नीचे होकर वह सीधा खेतों की ओर भागा था। उसके भागने के बाद ही मुझे चिल्लाने का होश आया। इसके बाद लोग आ गए, आधी आधी। ये बयान लेने के बाद थानेदार ने रेशमा की अच्छी तरह तलाशी ली। कुछ और भी सवाल उठे, पर इतने में ही मुखिया ने घायल की बिगड़ती हुई दशा का भान कराते हुए कुछ कहा। थानेदार ने खाट तैयार कराई। 8 युवक भी चुन लिए गए। उनमें कांजी, हीरा, मनारे आदि भी थे। इनमें से 4 युवकों ने रेशमा की खाट को कंधे पर रखा और 15 कोस की दूरी पर स्थित सरकारी अस्पताल को चल दिए। मुखिया के यहाँ जलपान करने के बाद थानेदार चौपाल पर गए। सारा गांव, घर पीछे एक आदमी आकर बैठा था। खाट पर लेटे हुए थानेदार ने हुक्के की नली हाथ में लेते हुए कहा, वारदात गांव में हुई है, इसलिए गांव ही मुजरिम का पता लगा कर दे। यह तो है ही साहब, गांव के मामले का पता गांव ही तो लगाएगा, कांजी के बड़े भाई बोले।
लेकिन साहब, गांव के नुक्कड़ पर घर है, कोई बाहर का भी आकर, यूं कहते हुए मनारे के बूढ़े को, चुप साला सुअर, बाहर का काहे को आएगा, उसके पास क्या हीरे मोती थे, सुअर कहीं का, कहकर थानेदार को चुप कर दिया। साथ ही इस इल्मी जबान और चेहरे ने समूचे गांव को गूंगा बना दिया। गांव था इसलिए यदा कदा वारदातें तो होती ही रहती थी, परंतु ऐसी वारदात कभी नहीं हुई थी। कौन किसको दोषी ठहरावे। अगर मुजरिम पकड़ा गया होता तो अंत में 2-4 आदमियों ने बीच में पड़कर थानेदार को अनुनय विनय करके ही 5-25 रुपये में समझा दिया होता। इसलिए सारा दिन सोच विचार में चला गया। अंत में मुखिया ने गांव की ओर से प्रार्थना की, साहब, जो होना था सो हो गया, गांव में हुआ है तो गांव दंड भोगेगा, लेकिन जैसे भी हो वैसे मामले को यहाँ का यहीं दबा दो। यह नहीं हो सकता मुखिया, उस आदमी को अस्पताल नहीं भेजा होता तो अलग बात थी, पर अब तो उसका नाम सरकारी रजिस्टर में चढ़ गया है। फिर भी मैं देखूंगा, लेकिन एक बार मुझे मालूम तो करना ही होगा कि ये मामला क्या है। बचाव के लिए जो कुछ होगा सो करूंगा। तब तो साहब, ये मामला सरकार को ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम में से तो किसी को कुछ सूझता ही नहीं। जिसे आप दोषी बताएं उसे ही सामने कर दें, और हम क्या कर सकते हैं। दूसरे दिन थानेदार ने मामला हाथ में ले लिया। एक कोठरी में खाट बिछाई गई, जांच शुरू हुई। दूसरे गांव से आए हुए धूलिया को ही पहले बुलाया गया। औरत कैसे की और कब, इस सवाल से लेकर ठेठ आज तक के उसके चाल चलन, उसके लिए हुए झगड़े आदि के बारे में पूछा गया। इसके पहले मुखिया ने एक ही वाक्य में कह दिया था, धूलिया मौका है, जिंदगी भर का कांटा निकल जाता है, इसलिए जो कुछ हो सो सब कह डाल। मूर्ख धूलिया ने आरंभ से लेकर अंत तक सारी बातें कह डाली। इसके बाद रेशमा को घर में घसीटने वाले लोगों के भी बयान मौखिक ही लिए गए। घायल को छोड़कर आने वाले कांजी को सिपाही ने खाना खाते से उठाया। लगभग सारा ही गांव स्तब्ध हो गया था, लेकिन जब से उस रात को मुखिया ने कांजी को छिपा देखा था, तभी से उसे भरोसा हो गया था कि ये मामला इधर ही अपनी ओर ही ढलेगा। खैर, देखें क्या होता है, जैसा होगा देखा जाएगा। सोचता हुआ कांजी थानेदार के पास पहुंचा। थानेदार की आंखों से घबराए बिना ही कांजी ने यह सोचकर कि सच कहे बिना छुटकारा नहीं है, इसलिए जो था सो सब धूला को औरत कराने और अपने तथा जीवी के बोलचाल होने की बात तक को कबूल कर लिया। अंत में कहा, लेकिन साहब, मेरे और उसके बीच और कोई संबंध नहीं, कहो तो गंगा जली उठाऊं। गंगा जली तो अपने गांव के सामने उठाना, यहाँ तो कानून की पकड़ में आ गया है, इसलिए बस सच हो या झूठ अब तू बच नहीं सकता, इसलिए सोच समझकर जवाब देना। बयान सब तेरे खिलाफ पड़ते हैं। न जाने क्यों कांजी को देखते ही थानेदार के मन में उसके लिए एक प्रकार का पक्षपात पैदा हो गया। इसीलिए तो बिना गाली के वाक्य बोले। नहीं तो जैसी प्रथा अंग्रेजी में नाम के आगे आर्टिकल लगाने की है, वैसी ही प्रथा इस पुलिस विभाग में, वह भी रियासतों में तो विशेष रूप से गाली देने की होती है। गुस्सा तेज होने पर तो एक साथ 4-5 गालियाँ तक इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे जब मिजाज ठंडा हो तो गालियों का अनुपात खिचड़ी में चावल और दाल के बराबर ही रहता है। उसमें भी कांजी जैसा साधारण आदमी, वह भी अपराधी, यदि बच जाए तो ये सौभाग्य ही समझो। कान्जी ने उस रात की सारी कहानी कह सुनाई, लेकिन जैसे ही उसने अपने चीख सुनने और अपने दौड़कर आने की बात कही कि थानेदार की आंखें फटने लगी। थानेदार को यह तो यकीन हो गया था कि यदि रेशमा को घायल किया है तो केवल स्त्री के लिए ही, बिना इसके कोई नाक पर चोट नहीं करेगा। धूला के घर में सुलाए हुए रेशमा को पीछे से लिया गया होगा, यह बात वह मान ही नहीं पाता था। इस विषय में मुखिया से पूछ देखा था और उसने भी कान पर हाथ रखकर कहा था, भगवान जाने साहब, पर जब मैं आया तब तो वह घर में ही था। इसके अलावा मुखिया ने गांव में आई हुई माता के समय कांजी के साथ हुई अनबन, धूला और कांजी की खटपट, धूला और रेशमा की मैत्री आदि छोटी मोटी बातें भी बता दी थी। थानेदार ने कांजी से कहा, यदि तू धूलिया के घर में घुसने न गया होगा तो कम से कम पहरा देने तो गया ही होगा। सच सच बता दे, ये मामला तेरे, धूलिया और रेशमा इन तीन के बीच बना है।
इसमें धूलिया तो दूसरे गांव गया था, सबूत मिलने पर वह तो छूट जाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा? तू खलिहान से सीधा आ रहा था, इसका कोई सबूत है? हाँ साहब, मुखिया और बाला भाई ने मुझे देखा था। मुखिया को बुलाया गया। उन्होंने कहा, हमने तो साहब जो देखा था वही कहेंगे। कांजी की कही बात तो सच है, पर मैंने इसे इमली के तने से सटा खड़ा देखा था, खलिहान से आते हुए नहीं देखा। नहीं साहब, कहकर मुखिया कांजी के मुंह की ओर देखकर बोला, जो देखा है सो ही कहा जाएगा, मुझसे झूठ तो। लेकिन तुमसे झूठ बोलने को कहता कौन है? कहकर कांजी हंसा। बाला ने भी मुखिया जैसा ही वचन दिया। अब धूला की औरत को बुलाने की बारी आई। गांव के लोग थानेदार के आगे गिड़गिड़ा उठे। साहब, औरत को अदालत चढ़ाने से तो गांव की नाक कट जाएगी। अच्छा, अभी देखते हैं, कहकर थानेदार कांजी की ओर हाथ करते हुए बोला, इसको पेरे में बिठाओ। इस वक्त उसकी आंखें बदली हुई थी। पेरे का मतलब पहरा। पेरे में बैठने से मैं इनकार नहीं करता साहब, पर मेरी एक अर्ज है। बोल, क्या है? साहब, इसके अलावा और जांच भी होनी चाहिए। यदि धूलिया के घर का मामला निकलेगा तो मैं सरकार के हर दंड को भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले। अच्छा, अभी तू जा इधर से, थानेदार ने गुस्से से कहा, और घड़ी भर हुक्का पीने के बाद मुखिया को बुलाया। रेशमा और दूसरे किसी के बीच हुई तकरार के विषय में प्रश्न किया। मुखिया ने याद करते हुए कहा, 6 महीने पहले खेत में ढोर घुसने के बारे में हुई थी साहब। दाना कटारा तलवार लेकर उसे मारने आया था। अच्छा, बुला दाना कटारा को। बाद में दाना कटारा की तलवार भी मंगाई। दुर्भाग्य से तलवार की नोक भी लोहू वाली निकली। दाना ने कहा, साहब, इससे मैंने गोह मारी थी। इसके गवाह भी मिल गए, तो भी दाना को पहरे में ही रखा गया। रात को भी दोनों को पहरे में ही रहना पड़ता, परंतु गांव के लोगों में और उनमें भी खास तौर से भगत जी ने थानेदार को समझाया, साहब, यदि भाग जाएंगे तो हम सारा गांव तो है, इसमें तो साहब गांव की बुराई दिखाई देती है। दिन निकलने से पहले हाजिर होने की ताकीद के साथ थानेदार ने उन्हें छुट्टी दे दी। कान्हजी को दूल्हा के घर की ओर मुड़ते देखकर बड़े भाई से बोले बिना न रहा गया, क्या अभी तक पेट नहीं भरा जो फिर? कान्हजी ने बीच में ही कहा, तुम जाओ न, मुझे कुछ पूछना है, वह पूछकर ही आऊँगा। और होंठ चबाता हुआ वह दूल्हा के घर की ओर चलने लगा। जीवी को जानता था, इसलिए उसे संदेह हुआ, हो सकता है कि रेशमा यहीं घुसा हो और बिगड़ी हुई जीवी ने ही उसकी मरम्मत कर दी हो। दरवाजे के आगे खड़ी खड़ी हुलास सूंघती हुई बुढ़िया की परवाह किए बिना ही उसने ओसारे में मिट्टी लगाती जीवी को उलाती के पास खड़े होकर बुलाया। कांजी को देखते ही जीवी उठी, बिना तनिक भी झिझके उसके पास जा खड़ी हुई। धीमी आवाज़ से कांजी ने कहा, जो हो सो मुझसे सच सच कह दे, जरा भी मत घबरा। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तुझे जरा भी आँच न आने दूंगा, लेकिन जो हो सो। लेकिन है क्या? मुझसे कुछ कहे बिना मैं क्या बता दूं, और तुमसे तो मैं कुछ छिपाऊंगी नहीं। जीवी की आवाज़ कुछ ढीली पड़ गई। मैं कहता हूँ, ये वारदात तेरे घर में तो नहीं हुई? साधारण दिन होते तो जीवी को शायद ये बुरा लगता, पर आज के प्रसंग की गंभीरता वह समझती थी, इसलिए उल्टे सीधे प्रश्न न पूछकर उसने जवाब दिया, नहीं, इसके लिए तुम निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उस समय तू जाग रही थी? जब तक तुम गाते रहे तब तक तो मैं जागती रही। उसके बाद घड़ी भर के लिए आंख लगी कि यह चीख सुनाई दी। बाहर कोई मारपीट सुनी? नहीं, ऐसी कुछ नहीं सुनी। ऐसा है, कहकर कांजी बोला, तो कोई चिंता नहीं। अब तक धड़ाधड़ जवाब देती जीवी की आंखों से फल फल करते आंसू टपक पड़े। कहा, तुमको जेल में? जीवी की पीठ पर हाथ फेरने का, उसे हृदय से लगाने का मन तो बहुत हुआ, पर कान्हजी ने मन को वश में कर लिया। बोला, नहीं रे, किसकी ताकत है जो मुझे बिना अपराध के जेल में? आनंद और शोक में गोता खाती जीवी बोल उठी, मेरी सौगंध खाओ, तुम्हारे हाथ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? अरे क्या पागल हुई है? और यदि मेरे हाथ से हुआ होता तो मैं सीधा थानेदार के पास न जाता, जो उल्टा। लेकिन फिर तू देख तो सही, अंत में सत ऊपर तर आएगा, और यदि न तर आएगा तो जाएगा कहाँ? इस कांजी को तू ऐसा वैसा न समझना। 2 दिन में ही मारने वाले और मार खाने वाले सबको हाथ पकड़ पकड़ कर, लेकिन झट उसने बात बदल दी। तू अपने को संभालना, मेरी कोई चिंता न करना, कहकर घर की ओर चला। कुछ याद आते ही फिर ओसारे में गया। चौखट पकड़कर अब भी
कोई कौतुक सा देखती खड़ी नानी बुढ़िया से कुछ सवाल पूछे। जाते जाते कह गया, नानी काकी, तुम्हारे लड़के ने बहुत अच्छा किया है। भलाई का ऐसा बदला देगा, इसकी तो मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी। नहीं नहीं काना भाई, जरा सुन तो सही, मुझसे पूरी बात तो कहे। दूल्हा ने क्या बयान दिया है, इसका बुढ़िया को अभी तक पता नहीं था। अपने लड़के से ही पूछ लेना, कहकर कांजी सीधा घर की ओर चल दिया। भगत जी ने उसे बुलाया, पर उनको खाना खाकर आता हूँ कहकर चुप कर दिया। उस समय उसका मस्तिष्क कुछ और ही ढंग से काम कर रहा था। बुढ़िया ने जीवी से पूछा, क्या था बहू, काना क्या कहता था? जीवी का मुंह फक था। सास की ओर कड़ी नज़र डालते हुए वह बोली, तुम्हारे लड़के के पराक्रम और क्या, उन्हें जेल भेजकर अब तो सब खुश हो गए ना। जीवी क्या कह रही थी इसका पता स्वयं उसको भी नहीं था। सास को भी ऐसा ही लगा। ये क्या कहती है बहू, किसको जेल भेज दिया और किस बात पर? जेल जाने में अब रहा ही क्या है, दुनिया में ढिंढोरा तो पीट ही गया कि फलाने को पेरे में रखा गया। बुढ़िया से ने सहा गया, अरे लेकिन इसमें तेरे बाप का क्या गया? और फिर तूने इतना ही प्रेम है तो जा छुड़ा कर ले आने, अब भी क्या बिगड़ गया है, कहकर बड़बड़ाई। जरा शर्म कर, ओढ़ लई लोई तो क्या करेगा कोई। जैसा ये क्या करती है मेरी बहना, बोलने में कुछ तो लिहाज कर। जीवी सोच रही थी कि यदि ये बुढ़िया किट करना न छोड़ेगी तो वह उससे भी आगे बढ़कर कुछ कह डालेगी। खत्ती के पास बैठती बोली, चुपचाप घर जाओ, तुम सब शर्मदार हो, ये मुझे खबर है। बुढ़िया को गुस्सा तो बहुत था, पर किसी को पता चलेगा तो क्या कहेगा, इस डर से बोल बहना बोल, आजकल तेरे दिन हैं, यूँ बड़बड़ाती हुई घर में चली गई। सारा गांव ये जान गया था कि दूल्हा ने कांजी के खिलाफ बयान दिया है। दिए की धुंधली रोशनी में खाना खाने बैठा हुआ गांव लगभग एक ही बात कर रहा था। सच झूठ तो भगवान जाने, पर धूलिया ने इतने दिनों से इकट्ठा किया हुआ गुस्सा आज कांजी पर उतार दिया है। परंतु जीवी के गुस्से का तो आर पार ही नहीं था। यदि घर में छोटा देवर और बुढ़िया न होते तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह खाना मांगते दूल्हा के सिर पर हंडिया ही फोड़ देती। आज उसे उसका मुंह देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह मन ही मन कह रही थी, न जाने ऐसा मूर्ख मेरे भाग्य में कहाँ से बधा था। दूसरी ओर भगत जी के यहाँ भगत जी, कान्हजी और हीरा तीनों मिलकर विचार विनिमय कर रहे थे। मामला औरत के बारे में बना है, इसमें तो किसी को संदेह न था, पर किसके यहाँ बना है ये अनुमान करना बहुत कठिन था। तीनों जने विचार मग्न हो गए। कान्हजी भी गांव की एक एक युवती के चाल चलन के साथ रेशमा का हिसाब लगाने बैठा। भूतकाल के पत्तों के नीचे दबी घटनाओं को एक के बाद एक बाहर निकालकर रख रहा था। यकाएक उसका चेहरा खिल उठा, आंखें मानो कह रही थी, बन गया काम, बिल्कुल सही है। कान्हजी ने इधर उधर एक नज़र डाल ली, धीरे से बोला, देख हीरा, चाहे सिर कट जाए पर बात न जाए, समझा, कहकर भगत जी की ओर देखते हुए धीरे से कहा। क्यों भगत जी, भीमा के घर तो गड़बड़ी न हुई होगी? भगत जी ने हंसकर पूछा। कैसे जाना, लेकिन उनकी शक्ल कह रही थी, ठीक है कान्हजी। इसके बाद भगत जी की बुद्धि ने थानेदारी संभाली। कान्हजी ने तड़ातड़ जवाब दिए। यह सब ठीक ठीक मिलते देखकर हीरा के आश्चर्य की तो सीमा ही न रही। आज उसे भगत जी और कान्हजी बहुत ही काबिल आदमी लग रहे थे। दूसरे दिन थानेदार पंचों के साथ दूल्हा के यहाँ आए। बुढ़िया और जीवी से खूब घुमा फिरा कर पूछा, लेकिन वह, मैं तो घर में थी, चीख सुनी तब जागी, और सास ने तब जाना जब किवाड़ खुलवाए, यही जवाब देती रही। गाली देने पर भी परिणाम वही का वही था। अधिक पूछने पर जीवी रो पड़ी। थानेदार ने चौपाल पर आकर मुखिया को बुलाया। कहा, मुखिया, बना बनाया काम बिगड़ा जाता है, कान या तो साला छूटा जाता है। यह तो आप जाने साहब, लेकिन मैंने आपसे कहा न कि यदि आप इस औरत के टुकड़े भी कर दें तो भी वह कांजी का नाम न लेगी, कहकर मुखिया भी जमीन कुरेदते हुए कुछ सोच में पड़ गए। मगर हमको तो पक्का सबूत मांगता, ये मामला कोई दूसरा मालूम होता है। थानेदार ऐसे बोले जैसे स्वगत कथन कर रहे हों। दूसरा मामला तो क्या हो सकता है साहब, जो है सो यह है, कहकर मुखिया थानेदार की ओर सरके। हंसकर व्यवस्था दिखाते हुए बोले, ए साहब, इस मामले को दबा दो तो। वह आदमी है तो आन गांव का, इसलिए यदि आप कहें तो उसे अस्पताल से सीधा बाहर कर दें, कहकर थानेदार को विचार मग्न देखकर कहा,
गरीब की बात मानो तो ऐसा ही करो साहब, गुण नहीं भूलेंगे। गुण मतलब एहसान। गुण याद रखकर क्या करेगा? थानेदार ने हंसकर मुखिया की ओर देखा। जो भेंट पूजा हो सकेगी सो साहब। और तो भी कहकर देखते रहने वाले थानेदार के हाथ की उंगली दबाते हुए बोले, इतना हमारी हैसियत के अनुसार साहब। इतना वितना कुछ नहीं मुखिया, इसका डबल हो तो बात करो, नहीं तो सारे गांव को कोर्ट में घसीटूंगा। ठीक है साहब, आप मालिक हैं, कहकर मुखिया ये खुशखबरी सुनाने के लिए बाहर आए। गांव के लोगों ने हिसाब लगाया तो भरेंगे, घर पीछे रुपया ही आएगा न। इसमें भी यदि थानेदार साहब 2-4 दिन और रहे होते तो खर्चे के भी 4-4 आने तो आते ही। तो किसी ने शंका उठाई, गांव के लोग सारे का सारा पैसा क्यों दें, आधा दे कांजी। बात तो ठीक है, पूछ देखो उसके बड़े भाई से, कहकर मुखिया ने बड़े भाई को एक और बुलाया। भगत जी समझ गए, वे भी वहाँ जा खड़े हुए और बड़े भाई को गांव ऐसा कहता है तो ऐसा ही सही। क्यों भगत जी, अपने से कुछ? यूँ कहते सुनकर ही भगत जी बोल उठे, कुछ नहीं हो सकता मुखिया, कांजी एक कोड़ी भी नहीं देगा, ये तुमसे कह दिया। बड़े भाई की ओर देखकर उसी कड़ाई से कहा, कहाँ से लाकर दोगे? उसके परदेश जाने के लिए तो पूरा किराया तक नहीं जुटता, इसलिए कुछ न कहकर चुप रहो न। और पीठ फेरने से पहले ही हतप्रभ हुए मुखिया से फिर कहा, जाने दो मामले को आगे, परदेश जाने के बदले अगर जेल में रह आएगा तो भी इन गर्मी के दिनों में क्या सूखा जाता है। लो चलो, कहकर भगत जी ने बड़े भाई को आगे किया और फिर चौपाल में आ गए। बड़े भाई तो बेचारे भगत जी के मुंह की ओर ही देख रहे थे। उनके अंतिम वाक्य ने तो भारी उलझन पैदा कर दी थी। भगत जी ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जेल में रह आएगा, कैसी बात करते हैं? मुखिया ने उनके विरोधी आदमियों को फिर समझाया, अरे भाई, कालजी के ऊपर से तो केस हट गया है, एक 4-4 आने के लिए क्यों गांव की बेइज्जती कराने बैठे हो? अंत में सब राजी हो गए। घर के पीछे 1-1 रुपया डालने पर भी 5 रुपये कम पड़ते थे। एक जना बोल उठा, ये 5 रुपये दें धूलिया और मनारे दोनों। तुरंत मनारे का बूढ़ा बोला, हाँ मनारे ले आएगा और डाल देगा, मनारे का बेटा कुंवारा है न, जो लाकर डाल देगा। तीसरा आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी गलत बात कैसे कही जा सकती है? एक तो मनारे का किसान घायल हुआ और ऊपर से वह दंड दे, कहीं ऐसा होता होगा? हाँ, धूलिया से कहो तो कोई बात भी है, लेकिन उधर कांजी और भगत जी में कुछ और ही बातें हो रही थी। कांजी को अपने छूट जाने की जरा भी खुशी नहीं थी, बल्कि वह तो भगत जी से विरोध ही कर रहा था। नहीं भगत जी, थानेदार को तो रिश्वत दे रहे हो सो तो ठीक है, पर इस मामले की छानबीन तो होनी ही चाहिए। अरे भले आदमी, लेकिन छानबीन करा के अब तो करेगा क्या? करूँगा क्यों नहीं, कहकर भगत जी की ओर देखते हुए कांजी ने आगे कहा, इससे कलंक तो हमारे ऊपर बना ही रहा न। अजीब आदमी है, थानेदार ने मुखिया को बुलाकर कहा तो है कि कांजी निर्दोष है, फिर कलंक तुझ पर क्यों रहेगा? मेरे ऊपर न रहेगा तो उस औरत के ऊपर तो रहेगा ही। और विचार मग्न भगत जी से कांजी ने फिर कहा, मुखिया थानेदार साहब से जो कुछ कह रहे थे वह सब मैंने खिड़की के सहारे खड़े खड़े सुन लिया है। उनका विचार है कि उस रेशमा को भगा दो, इस प्रकार यह सारा केस ही खत्म हो जाएगा। यह तो ठीक है, पर उस औरत पर तो कलंक रहेगा ही। लोग कैसे जानेंगे कि यह मामला धूलिया के यहाँ नहीं बल्कि किसी तीसरे के यहाँ बना है? इसे एक बार साफ तो होने ही दो, फिर तुम्हें कुछ न करना हो तो भले ही न करना। भगत जी कुछ बोले नहीं, पर मन में तो स्वीकार किया ही। बात तो ठीक है, जीवी पर कलंक रहा तो उसे कैसे सह सकेगा? इसके बाद मुखिया और गांव के लोगों की परवाह न करते हुए थानेदार के सामने मामले की छानबीन के लिए अर्ज करते कांजी के साथ भगत जी ने भी स्वर में स्वर मिलाया। गांव के पंच एक बार जांच कर आवें, बाद में शक की जगह आप जांच कर लें, आदि सलाह देकर पंचों को भी खड़ा कर दिया। मुखिया और न समझने वाले गांव के लोग भी कचा रहे थे, पर कानून के मुताबिक थानेदार के हुक्म के सामने किसी की क्या चल सकती थी। पंचों में भगत जी और मुखिया तो थे ही, इसके अलावा ठाकुरडाओं में से धना बूढ़े को लिया और बाकी 2 जनों की जगह के लिए गांव के लोगों ने कांजी तथा मनारे के बाप को आगे कर दिया। 2 घंटे में पंच वापस आए। शक वाले 3 घर निकले थे। उनमें से एक में दरवाजे पर पड़े लोहू के दागों के बारे में सवाल करने पर थानेदार को पता चला कि बैल के कीड़े पड़े हैं। पंचों के साथ थानेदार को दूसरे 7-8 आदमी सीमा पटेल के यहाँ आए।
पंचू की ओर से कांजी द्वारा दिखलाए गए पत्थर, खूंटा, चौखट आदि को देखने के बाद ये 25 के लगभग आंखें, एक आदमी काना था, घर में हुए एक गड्ढे की ओर लग गई। सबके मस्तिष्क में भीमा पटेल की जवान लड़की घूम गई। ये तो बिल्कुल ढोरों वाला घर है, इसलिए गड्ढे तो होंगे ही। मुखिया बोल उठा, घर में कोई करने वाला नहीं है, इसलिए इसके घर में कितने इंसान हैं? थानेदार ने भगत जी से पूछा। 2 साहब, एक खुद भीमा पटेल, वह जो खड़ा है, और दूसरी उसकी ब्याही थाई लड़की। मेरे काका का लड़का है, भाई लगता है साहब। मुखिया ने आगे बढ़कर ऐसे कहा जैसे थानेदार जानते न हों, और फिर बोले, और ऐसे गड्ढे तो साहब गांव में बहुत से घरों में होंगे, आप पधारें तो दिखाऊं। किसी ढोर के कीड़े वीड़े पड़े थे मुखिया? थानेदार ने पूछा। हाँ हाँ साहब, पड़े थे, और हमने। हाँ क्यों भाई? और भीमा की ओर देखकर, हमारी चंदुली भैंस के तो अभी अभी भरे हैं ना? थानेदार ने आसपास देखकर गांव के लोगों से पूछा। क्यों रे, सच बात है ये? लगभग सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। घबराते हुए मुखिया के मुंह से निकल गया, बोलो न भाई, कोई तो हाँ कहो। क्यों सब मिलकर मेरी नाक कटाने बैठे हो? हाँ हाँ साहब, भैंस के कीड़े पड़े तो थे। कान जी के बड़े भाई ने शुरुआत की, इसके बाद तो दूसरे 2-4 जनों ने भी गर्दन हिलाई। कान जी को बड़े भाई पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जितना उसे कभी किसी दुश्मन पर भी न आया होगा। अच्छा तो बयान लेने की क्या ज़रूरत है, कहकर थानेदार पीठ फेरने को हुए कि कांजी बोल उठा। लेकिन साहब, ये कैसे माना जा सकता है कि ये गड्ढे ढोरों के हैं? होंगे भी तो सार के आगे होंगे, यहाँ ठेठ चौके के सामने कैसे होंगे? थानेदार को विवश होकर खड़ा रह जाना पड़ा। हाँ साहब, ये कुछ विचार करने लायक तो है, गड्ढों की ओर देखते हुए भगत जी ने कहा। अरे भाई, ये पनहरी है तो क्या ढोर यहाँ पानी पीने न आते होंगे? तू भी कांजी ऐसी पागलपन की बात न करे तो। मुखिया का मुंह तरस खाने लायक था। भाई कांजी, ये माथा पच्ची छोड़। 2-4 जने बोल उठे और थानेदार की ओर देखकर कहा, हाँ साहब, हमारे यहाँ तो आधे ढोरों को घर पर ही पानी पिलाया जाता है, कोई पनहरी के सामने पिलाता है तो कोई। ठीक है, थानेदार ने कहा और कान्जी को कतराती आंखों से देखते हुए पूछा, अब तो ठीक है ना? कान्जी को गुस्सा आ रहा था। उस जगह के घर तो गुदड़ियाँ और सब चीज़ें देखी, पर यहाँ कैसा ठीक है हो रहा है। तो दूसरी ओर भगत जी भी सोच रहे थे, यह तो बिल्कुल किनारे आकर नाव डूब रही है। और गांव के लोगों की ओर कुछ आंख फेरते हुए बोले, तुम भी क्या हाँ में हाँ मिलाते हो? गड्ढे का आकार तो देखो, इतना बड़ा गड्ढा जब सार में नहीं होता तो घर में कैसे हो जाएगा? और कोई होता तो थानेदार ने उसे धमका दिया होता। फिर गांव के लोगों ने भी, अब तो हम भी समझ गए हैं भगत जी, पर बुराई पर धूल डालनी चाहिए या उसे और उजागर करना चाहिए, ये कहकर जो थोड़ी बहुत धूल थी वह भी हटा दी, और जैसे अभी कुछ कमी रह गई हो ऐसे कानजी ने पूरा किया। और साहब, ये माना कि ढोर के खुर से गड्ढा होता है, लेकिन उससे तसले की तरह ढाल वाला होगा या ऐसा पतीली की तरह खड़े किनारे वाला? थानेदार को विवश होकर मामला दर्ज करना पड़ा। दूसरे किसी आदमी की तलाशी लेने की आवश्यकता न जान पड़ने पर भी चक्कर तो लगाना ही पड़ा। लेकिन गांव में हल्ला हो गया कि ये मामला धूलिया के यहाँ नहीं बना, बल्कि भीमा पटेल के यहाँ बना है। इसके बाद तो खुली बात 2 कौड़ी की के अनुसार सभी की आंखों के आगे से पट्टी हट गई, बुद्धि के ऊपर का आवरण हट गया। सच है, भीमा की लड़की दिवाली और रेशमा में कुछ सटर पटर तो चल रही थी, और नानी बुढ़िया तो इतनी अधिक प्रसन्न हुई कि यदि कान्जी नज़र पड़ गया होता तो उसके पैर धोकर पीती, यदि नहीं पीती तो कम से कम पीने जैसी तत्परता तो अवश्य दिखाती। अकेली बड़बड़ा रही थी, कान्हा ने मेरे लड़के का घर बसाया सो तो बसाया ही, आज नाक भी रख ली। सारे गांव में कान्जी की बुद्धि और साहस तथा धूला के प्रति किए गए उसके इस उपकार की प्रशंसा हो रही थी, परंतु धूला कान्जी के ऊपर खार खाए बैठा था। मन में सोच रहा था, इससे किसने ये चतुराई दिखाने को कहा था जो मेरी आबरू बचाने दौड़ा? उस जन्म का बैरी है, इसलिए जहाँ देखो तहाँ बाधा डालता रहता है, जबकि जीवी के आनंद का तो पार ही न था। और यह आनंद जितना उसके स्वयं के कलंक से बचने के कारण था, उससे कई गुना अधिक इस बात का था कि कान्जी जेल जाने से बच गया। इसके लिए उसने कितनी ही मनोतियाँ मनाई थी, दूध घी न खाने की प्रतिज्ञा की थी,
यदि उसका वश चलता तो ये समाचार सुनते ही वह कांजी की भलैया लेने उसके गले से लिपटने के लिए दौड़ गई होती। घर में घुसते समय कांजी ने भी उसे आगे बढ़कर लिया होता, लेकिन वर्तमान स्थिति में तो वह कांजी की भलैया उसके भगत जी के यहाँ आने पर दूर खड़ी होकर केवल नज़र से ही ले सकती थी और उसका स्वागत केवल आँखों के अमृत से ही कर सकती थी।